नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है धनबाद, झारखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 3 अक्टूबर 2017 को भैरवनाथ के छोटे बेटे अभय का जन्मदिन था। उसने इस अवसर पर घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था। उस पार्टी में भैरवनाथ ने बोकारो से अपने पिता राजेंद्र प्रसाद और मां गायत्री देवी को भी धनबाद में अपने कमरे पर बुला लिया था। पार्टी में भैरवनाथ ने कॉलोनी में रहने वाले अपने कुछ जानने वालों को भी बुलाया था। देर रात तक चली पार्टी में भैरवनाथ के बच्चों ने भी खूब मजे किए थे। बच्चों के साथ बड़ों ने भी इस मौके पर खूब डांस किया था। कुल मिलाकर पार्टी सबके लिए यादगार रही। पार्टी एंजॉय से घर के सभी लोग थक गए थे, इसलिए वे अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। थकान की वजह से उन्हें जल्दी ही नींद आ गई थी। अगली सुबह रोजमर्रा की तरह घर में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद उठे। देखा घर में सन्नाटा पसरा था। उन्होंने सोचा कि रात काफी देर तक बच्चों ने पार्टी का आनंद लिया था, उसकी थकान की वजह से देर तक सो रहे हैं। यही सोचते हुए वो घर से बाहर टहलने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस घर लौटे तो घर में वैसा ही सन्नाटा था जैसा जाने से पहले था। ये देखकर उनका माथा ठनका। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब बहू अनुपमा और बच्चे इतनी देर तक सो रहे हैं। वो बच्चों को उठाना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद पहले भैरवनाथ के कमरे तक गए तो उसके कमरे के बाहर से सिटकनी बंद मिली। ये देखकर वे चौंक गए कि सुबह सुबह बेटा और बहू बच्चों को लेकर कहाँ चले गए, जबकि बाहर जाते हुए वो उन्हें दिखाई भी नहीं दिए थे। सिटकनी खोलकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे से भीतर झांका तो वो बुरी तरह चौंके। बेड पर बहू अनुपमा और दोनों बच्चों के रक्त रंजित शव पड़े थे। वे चीखते हुए उल्टे पांव वहां से भाग खड़े हुए। चीखने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी गायत्री देवी की नींद टूट गई थी। वो तेजी से उस ओर लपकी जिस तरफ से आवाज आई थी। उन्होंने देखा कि आंगन के पास उनके पति खड़े थरथर कांप रहे थे। अभी भी गायत्री ये नहीं समझ पा रही थी कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो कांप रहे हैं। उन्होंने पति को झकझोरते हुए पूछा, क्या हुआ? अरे भैरव की मां, गजब हो गया, किसी ने बहू और दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया है। बिस्तर पर तीनों के शव पड़े हैं, कहकर राजेंद्र प्रसाद जोर जोर से रोने लगे। इतना सुनना था कि गायत्री भी रोने बिलखने लगी। वो रोते हुए बोली, अरे भैरव को बुलाओ, देखो कहाँ है। घर में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा। भैरवनाथ के घर में सुबह सुबह रोने की आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो वे भी परेशान हो गए। इंसानियत के नाते कुछ लोग भैरवनाथ के घर जा पहुंचे। कमरे में 3-3 शव देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। इसके बाद तो देखते देखते वहां मोहल्ले के काफी लोग जमा हो गए। दिल दहला देने वाली घटना को देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। उसी दौरान किसी ने 100 नंबर पर फोन करके सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। धनबाद की न्यू कॉलोनी जहां ये घटना घटी थी वो क्षेत्र बरवा अड्डा के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना थाना बरवा अड्डा को प्रसारित कर दी गई। तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही बरवा अड्डा के थाना प्रभारी मनोज कुमार, एसआई दिनेश कुमार और अन्य पुलिस वालों के साथ न्यू कॉलोनी पहुंच गए। ये जानकारी उन्होंने एसपी पीयूष कुमार पांडे और डीएसपी मुकेश कुमार महतो को भी दे दी। सूचना देकर उन्होंने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी थी। छानबीन के दौरान सबसे पहले थाना प्रभारी मनोज कुमार ने राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी गायत्री देवी से पूछताछ की थी। उनसे पता चला कि भैरवनाथ सुबह से ही गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर थाना प्रभारी का माथा ठनका। छानबीन के दौरान घटनास्थल से आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर लाल स्याही से लिखा धमकी भरा 3 पन्नों का खत मिला। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। इसमें अज्ञात ने राजेंद्र प्रसाद को धमकी दी थी, गवाही देने के चलते तुम्हारे बेटे भैरवनाथ का अपहरण करके ले जा रहे हैं, उसका भी शव मिल जाएगा। तुम्हारे बेटे ने 1 लाख रुपए दिया है, 2 लाख रुपए देकर इसे ले जाना। पुलिस को इसकी सूचना नहीं देना, वरना अंजाम और भी भयानक हो सकता है।
पत्र पढ़कर पुलिस को किसी साजिश की आशंका होने लगी। पुलिस को शक था कि भैरवनाथ ने ही हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जांच को गुमराह करने के लिए ये पत्र लिखा है। पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन करने लगी। राजेंद्र प्रसाद से पुलिस ने भैरवनाथ का मोबाइल नंबर ले लिया। पुलिस ने जब उस नंबर पर कॉल की तो उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला। पुलिस ने मौके से बरामद पत्र को अपने कब्जे में ले लिया ताकि उसे जांच के लिए भेजा जा सके। शवों का मुआयना करने पर पता चला कि तीनों की हत्याएं अलग अलग तरीके से की गई थी। अनुपमा का किसी चीज से गला घोटा गया था, जबकि दोनों बच्चों की हत्या गला रेत कर की गई थी। दूसरे कमरे में अनुपमा के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े मिले थे। अलमारी भी खुली हुई थी। लग रहा था जैसे उसमें कुछ ढूंढा गया हो। सीआईएसएफ की डॉग स्क्वाड टीम ने घटना स्थल की जांच की। खोजी कुत्ता शव को सूंघने के बाद घर की सीढ़ी से छत के ऊपर गया और फिर नीचे उतरकर घर से करीब 250 मीटर दूर एक जुए के अड्डे तक पहुंचा। वहां शराब की बोतल और गिलास मिले। टीम को शक हुआ कि हत्या के बाद हत्यारों ने यहां आकर शराब पी होगी। सूचना पाकर अनुपमा के पिता राजेंद्र राय परिवार के अन्य लोगों के साथ हजारीबाग के गैडा बरकट्टा से मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी और उसके बच्चों को भैरवनाथ, उसके पिता राजेंद्र प्रसाद और मां गायत्री ने मिलकर मारा है। उनसे बातचीत करने के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी करके जब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की, तभी अनुपमा के घर वालों ने पुलिस का विरोध करते हुए मांग की कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। घटना की सूचना पर विधायक फूलचंद मंडल भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और एसपी पीयूष कुमार पांडे से हत्या में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही केस का खुलासा करके हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद ही घर वालों ने शव को उठाने दिया। तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव उनके घर वालों को सौंप दिए गए। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि किसी पतले तार से अनुपमा का गला घोटा गया था, जबकि दोनों बच्चों का किसी धारदार हथियार से गला काटा गया था, जिससे उनकी श्वास नली कट गई थी। आगे की जांच के लिए तीनों का बिस्तरा भी सुरक्षित कर लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने फरार उन्हीं के बेटे भैरवनाथ शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। उसे तलाश करने के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई। पुलिस ने अनुपमा के परिजनों से पूछताछ की तो उसके पिता राजेंद्र राय ने चौंका देने वाली बात बताई। दामाद भैरवनाथ से बेटी के संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। बेटी के साथ वो अक्सर मारपीट किया करता था। मारपीट करता था क्यों? इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने चौंकते हुए पूछा। मारपीट करने के पीछे कोई खास वजह थी क्या? जी सर, एक युवती से दामाद का अफेयर था। अनुपमा पति की करतूत को जान चुकी थी। वो ऐसा करने से मना करती थी। इसी बात से चिढ़कर वो उसे मारता पीटता था। वो युवती कौन है? उसका नाम पता वगैरह कुछ है? मनोज कुमार ने पूछा। हाँ है, सब कुछ है। युवती का नाम रूपा देवी है और उसका मोबाइल नंबर ये है। कहते हुए राजेंद्र राय ने पॉकेट डायरी निकालकर उसमें से रूपा का नंबर उन्हें दे दिया। थाना प्रभारी ने उसी समय अपने फोन से वो नंबर डायल किया तो वो नंबर बंद मिला। पुलिस टीम ने भैरवनाथ को पकड़ने के लिए उसके खास ठिकानों पर तवीज दी। मुखबिरों को भी लगा दिया गया, पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। घटना हुए 9 दिन बीत गए थे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस मायूस नहीं हुई, वो उसकी तलाश में जुटी रही। 10वें दिन यानी 14 अक्टूबर 2017 को मुखबिर ने पुलिस को एक खास सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी भैरवनाथ बोकारो की एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। पुलिस टीम बिना समय गंवाए बोकारो रवाना हो गई। सबसे पहले बोकारो के उसी अस्पताल पहुंची जहां भैरवनाथ का इलाज चल रहा था। वो वहीं मिल गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, इसलिए डॉक्टरों की सलाह मानते हुए पुलिस ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती रहने दिया और खुद उसकी निगरानी में लगी रही। 3 दिन बाद जब भैरव की हालत सामान्य हुई तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके धनबाद ले आई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को पत्नी और बच्चों की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। 34 साल की अनुपमा मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग के गैडा बरकट्टा की रहने वाली थी। उसके पिता राजेंद्र राय ने सन 2013 में बड़ी धूमधाम से उसकी शादी
बोकारो के पुडरू गांव के रहने वाले भैरवनाथ शर्मा से की थी। भैरव के साथ अनुपमा हंसी खुशी से रह रही थी। बाद में वो एक बेटी और एक बेटे की मां भी बनी। जीविका चलाने के लिए भैरवनाथ पत्नी और बच्चों को लेकर बोकारो से धनबाद आ गया था और वहां न्यू कॉलोनी में किराए के 2 कमरे लेकर रहने लगा था। उसने एक कारखाने में नौकरी कर ली। जब 2 पैसों की बचत होने लगी तो उसने माता पिता को अपने पास बुला लिया। माता पिता कुछ दिन उसके पास और कुछ दिन गांव में रहने लगे। बड़ी हंसी खुशी के साथ परिवार के दिन कटने लगे। ये बात सन 2015 के करीब की है। साल भर बाद भैरवनाथ और अनुपमा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने दोनों की जिंदगी को तिनके के समान बिखेर कर रख दिया। घर की खुशियों में आग लगाने वाली उस तूफान का नाम था रूपा देवी। दरअसल रूपा देवी भैरवनाथ की चचेरी भाभी थी। उसका परिवार बोकारो के भाटडीही मुदहा में रहता है। 2 साल पहले उसके पति की लीवर कैंसर से मौत हो गई थी। उसी दौरान भैरव ने चचेरे भाई की तीमारदारी में तन मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। भाई को बचाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। भाई की मौत के बाद भैरव भाभी रूपा देवी का दुख देखकर टूट गया। उसे उस समय बड़ा दुख होता था जब वो जवान भाभी के तन पर सफेद साड़ी देखता था। पति की तीमारदारी के दौरान रूपा का झुकाव भैरव की ओर हो गया था। रंगीन मिजाज भैरव ने भाभी के निमंत्रण को कबूल कर लिया था। एक दिन मौका देखकर दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। ड्यूटी से लौटकर आने के बाद भैरव सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर घंटों तक रूपा से प्यार भरी बातें करने बैठ जाता था। पत्नी जब उससे पूछती कि किससे बातें कर रहे हो तो वो इधर उधर की बातें करके टाल देता था। उसके दबाव बनाने पर वो उस पर चिल्ला पड़ता था। बात 1-2 बार की होती तो समझ में आती, लेकिन मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करना तो भैरव की दिनचर्या में ही शामिल हो गया था। ड्यूटी से घर आने के बाद बच्चों का हालचाल लेना तो दूर की बात, वो उनकी तरफ देखता भी नहीं था और घंटों मोबाइल से चिपका रहता था। पति की इस हरकत ने अनुपमा को उस पर संदेह करने के लिए विवश कर दिया था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थी कि उसका पति उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। ये बातें ज्यादा दिनों तक छिपी कहाँ रहती है। जल्द ही भैरव की सच्चाई खुलकर अनुपमा के सामने आ गई। इसके बाद अनुपमा ने घर में विद्रोह कर दिया। कलई खुलते ही भैरवनाथ के सिर से इश्क का भूत उतर गया। अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए पत्नी के सामने हाथ जोड़कर वो गिड़गिड़ाने लगा कि अब ऐसा नहीं करेगा, गलती हो गई। पति के लाख सफाई देने के बावजूद अनुपमा ने पति की बातों पर यकीन नहीं किया। बच्चों को लेकर वो मायके चली गई। उसने माँ बाप से पति की करतूत बता दी। उस वक्त अनुपमा के पिता राजेंद्र राय ने भैरवनाथ से कुछ नहीं कहा। वो बेटी को ही समझाते रहे कि अगर पति को ऐसे ही छोड़ दोगी तो मामला बनने की बजाय और बिगड़ जाएगा। अपना गुस्सा थूक दो और पति के पास लौट जाओ। पर अनुपमा ने पति के पास लौटने से साफ इनकार कर दिया। राजेंद्र काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। इस बात को वो अच्छी तरह से समझ रहे थे कि दामाद ने जो किया है वो उचित नहीं है, लेकिन गलतियां इंसान से ही होती है। उससे भी एक भूल हुई है, निश्चय ही उसकी ये पहली गलती है। अपनी भूल को सुधारने के लिए उसे एक मौका देना चाहिए। उन्होंने बेटी को समझाया, जमाने भर की उसे नसीहत दी, तब जाकर वो पति के पास लौट जाने को तैयार हुई। उसके बाद राजेंद्र ने इस संबंध में दामाद से बात की, उसे समझाया कि उसने जो किया है वो गलत है। फिर कहा, तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, पत्नी है और 2 बच्चे हैं। उन मासूम बच्चों का तनिक भी ख्याल नहीं आया। ससुर की बात सुनकर भैरव काफी शर्मिंदा हुआ। उसने ससुर से वादा किया कि उससे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ये जून 2017 की बात है। 1 महीने अनुपमा मायके में रही। पिता के समझाने के बाद वो बच्चों को लेकर पति के पास धनबाद लौट आई। भैरवनाथ ने पत्नी को भरोसा दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद भैरव फिर पुरानी हरकतें करने लगा, लेकिन इस बार सजग होकर और पत्नी से छिपकर प्रेमिका रूपा से बातें करता था। फिर भी अनुपमा को पति पर शक हो गया कि वो अभी भी रूपा से बातें करता है। इस बार अनुपमा ने हजारीबाग के रेवाली के रहने वाले अपने ममेरे भाई विवेक राय से बात की। वो भी धनबाद में ही रहता था। विवेक ने किसी तरह उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि भैरव किसी एक नंबर पर ज्यादा बातें करता है। उस नंबर पर विवेक ने कॉल की तो उसे एक महिला ने रिसीव किया।
ये बात विवेक ने अनुपमा को बता दी। अब अनुपमा का शक यकीन में बदल गया कि भैरव के अभी भी रूपा से संबंध बने हुए हैं। इसके बाद रूपा को लेकर अनुपमा का पति से रोज झगड़ा होने लगा। घर की सारी बातें भैरव रूपा से बता देता था। एक दिन रूपा भैरव के साथ रहने की जिद पर अड़ गई, लेकिन पत्नी अनुपमा इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। भैरव भारी दबाव में था, इस कारण वो तनाव में रहने लगा। वो किसी भी हालत में रूपा को नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी पत्नी और बच्चे उसे रास्ते का कांटा दिखने लगे, क्योंकि उनके होते हुए वो रूपा को घर नहीं ला सकता था। अंत में उसने पत्नी और बच्चों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसे बेटे अभय के जन्मदिन का मौका सबसे अच्छा लगा। 3 अक्टूबर 2017 को भैरव के बेटे अभय का जन्मदिन था। उसने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में उसके माँ बाप, मकान में रह रहे अन्य किराएदार, कुछ रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों के अलावा रूपा भी आई थी। रूपा को जैसे ही अनुपमा ने देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब पार्टी का मजा किरकिरा हो गया। अनुपमा आग बबूला हो गई और रूपा से उलझ गई। दोनों में काफी झगड़ा हुआ। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन भरी रूपा उसके पति के गले की हड्डी बन जाए। रूपा समझ गई थी कि अनुपमा उसे देखकर खुश नहीं है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो अपने राह के रोड़े को जल्द से जल्द हटा हुआ देखना चाहती थी। रूपा पार्टी के दौरान भैरव को बार बार उकसाती रही कि मौका अच्छा है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। बहरहाल रात 9:30 बजे केक कटा और खुशी का माहौल था। पार्टी के बाद बाहर से आए लोग अपने घरों को चले गए। रात 12:30 बजे बिजली गुल हो गई, जो करीब 2 बजे आई। तब तक घर के लोग जागे हुए थे। बिजली आने के बाद परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो गए। आभा और अभय दादी गायत्री देवी के कमरे में सो रहे थे। भैरव ने दादी के पास सो रहे बच्चों को अपने बेडरूम में पत्नी के पास लाकर सुला दिया, क्योंकि उसे अपनी योजना को जो अंजाम देना था। उधर रूपा के आने से नाखुश अनुपमा पहले ही कमरे में आकर सो गई थी। बिजली आने के बाद रूपा अपने दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चली गई, ताकि उस पर कोई शक ना करे। योजना के अनुसार तड़के 3 बजे के करीब भैरवनाथ दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरा। कमरे से निकलकर बाहर आया। दूसरे कमरे में सो रहे माँ बाप के दरवाजे पर उसने सिटकनी चढ़ा दी और फिर लौटकर वो अपने कमरे में आया, जहां पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। उसने जूते के फीते से पत्नी का गला उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। फिर बाजार से खरीदकर लाए चाकू से पहले बेटी आभा, फिर अभय का गला रेतकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उस हैवान का ऐसा करते हुए एक बार भी हाथ नहीं कांपा। फिर साक्ष्य छिपाने और खुद को बचाने के लिए अपने हाथों से लिखे 3 पन्नों के लेटर को बेड के पास ऐसे मोड़कर रखा ताकि किसी की भी नजर उस पर आसानी से पड़ जाए। घटना को अंजाम देने के बाद भैरवनाथ भोर में 4 बजे के करीब भागकर धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से होते हुए रांची चला गया। वहां से पटना होते हुए वो मुंबई चला गया। मुंबई में ठिकाना नहीं मिलने पर फ्लाइट से फिर पटना लौटा और पटना से रांची होते हुए 14 अक्टूबर को बोकारो के जेना मोड़ पहुंचा। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अपनी इस हरकत के कारण वो बहुत डर गया था और उसने वही किया जो एक डरा हुआ इंसान ज्यादातर करता है। और फिर उसके बाद वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे बीजीएच हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां से धनबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे हत्या के बारे में पूछताछ की और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। फिर पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने के आरोप में रूपा देवी को उसकी ससुराल से 24 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। केस की जांच थाना प्रभारी मनोज कुमार कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।